नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सीवान की करते हैं, जहां पर कोरोना काल में बार बालाओं का अश्लील डांस हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बार बालाओं का डांस देखने के लिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। यह ऑर्केस्ट्रा हुआ जीबी नगर थाना क्षेत्र के गौर रौजा गांव में। जहां ऑर्केस्ट्रा हुआ उसके बगल का इलाका कंटेनमेंट जोन है, लेकिन लोग इससे बेखबर रहे। देर रात तक ऑर्केस्ट्रा चलता रहा और बिना मास्क पहने लोग वहां मौजूद रहे। जिस जगह पर यह आयोजन हुआ वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना है, लेकिन पुलिस को इसकी खबर तक नहीं हुई। हैरानी की बात यह है, लोग अपने तरफ से अवेयर नहीं है, लोग सावधान नहीं है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी भी यहां सवालों के घेरे में है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन होता है और उस इलाके में जो कि कैंटोनमेंट जोन बना हुआ है और वहां पर बड़ी तादाद में लोग बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। और यह मामला तब सामने आया जब यह वीडियो वायरल हुआ है, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लोग कितने सावधान हैं और पुलिस कितनी मुस्तैद है। तो यहां पर लोग कितने बेपरवाह हो गए हैं। लोगों को शायद इस बात की फिक्र नहीं कि आसपास के इलाकों में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और लगातार सरकार की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की जा रही है, डॉक्टरों की तरफ से यह सलाह दी जा रही है कि आप मास्क पहने और जो दूरी होती है एक दूसरे से वो बनाए रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और करीब करीब 6 फीट की दूरी का ख्याल रखें। लेकिन आप यहां देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से ना लोगों के चेहरे पर मास्क है, ना लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। कुल मिलाकर यहां पर कोरोना काल में यह वीडियो सामने आने के बाद अब लोगों के अवेयरनेस पर तो सवाल उठ ही रहा है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि यह आयोजन थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं लगी। और अगली खबर का रुख करते हैं। गया से बड़ी खबर है, जहां परैया इलाके में तिलक समारोह में शरीक हुए एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी ने तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग भी की थी, जिसका सबूत वायरल हुए वीडियो में भी है। इस वीडियो में आरोपी फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की माने तो समारोह के बाद आरोपी ने एकांत में बुलाकर उस व्यक्ति को गोली मार दी। आपको बता दें कि मृतक का इसी गांव में ससुराल है। एसपी ने बताया कि मामला हर्ष फायरिंग का नहीं है, बल्कि अवैध हथियार से फायरिंग का है, जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उधर अररिया में ठेकेदार और इंजीनियर में ठन गई है। दोनों आमने सामने हैं। ठेकेदार का आरोप है कि इंजीनियर अरविंद कुमार चौधरी बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के भाई हैं। इसी के नाम पर वो धमकाते रहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता और ठेकेदार राजन तिवारी ने इंजीनियर अरविंद कुमार चौधरी पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल अररिया में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर को एक ठेकेदार ने बिल पेमेंट के लिए फोन किया था। हालांकि आरोपी इंजीनियर अरविंद चौधरी इस बात से इनकार कर रहे हैं। अररिया संवेदक संघ के मुताबिक अगर जांच कराया जाए तो इनके रीजन में यहां करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। भुगतान नहीं हो रहा था, बाहर से संबंधित पेमेंट थी जिसका भुगतान नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने फ़ोन किया उन्होंने गाली देना चालू किया, तुझे मैं औकात दिखा दूंगा, तुम मुझे पहचाने नहीं हो, मैं मंत्री का भाई हूं, मैं अशोक चौधरी मंत्री बिहार सरकार के हैं, उनका मैं भाई हूं, छोटा भाई हूं, तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं हो, तुम्हारे जैसे ठेकेदार को तो मैं कहाँ से उठा कर कहाँ फेंकूँगा, तुम जान नहीं रहे हो। सब तो शेड्यूल पर जिसको देना है और डम्मी जो है करता है, जो उसको 2% डेवलप कर देता है शेड्यूल जिसको देना है उसको। इसे
कोरोना संकट के बीच यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे ने नई पहल शुरू की है। पटना स्टेशन पर मास्क वेंडिंग मशीन लगाई गई है। इस मशीन में पैसे डालने पर यात्री मास्क ले सकते हैं। एक मास्क की कीमत 80 रुपए है, जो बाजार में मिलने वाले 250 रुपए के मास्क से काफी सस्ता है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। को लेकर बचाव के लिए रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है। जो पटना रेलवे स्टेशन है वहां पर देखिए किस तरह से मास्क वेंडिंग मशीन लगाया गया है। ये मास्क वेंडिंग मशीन है और इसमें जो आप देख पा रहे होंगे कि मास्क रखा हुआ है और लोग जो आते हैं इस वेंडिंग मशीन में वो यहाँ पर पैसा यहाँ से डाला जाता है। 80 रुपये एक मास्क की कीमत यहाँ पर बताई गई है। 80 रुपये इस मशीन में आप यहाँ से डालेंगे तो ऑटोमेटिकली मास्क जो है वो आपको नीचे यहाँ से यहाँ पर आपको मास्क मिल जाएगा। जैसा कि आप देखिए कि एक मास्क यहाँ पर देखिए ये गिरा भी हुआ है। ये भाई साहब अभी वहाँ से इन्होंने खरीदा है ये मास्क। ये बताइए कि ये जो पहल रेलवे ने की है कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि हम रेलवे का खुद कर्मचारी हैं। अच्छा, असिस्टेंट लोगों पायलट तो हम लोग के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग यहाँ निकल रहे हैं। मार्केट का जो रेट है उससे कम है क्या? यहाँ उससे कम है, क्योंकि इसका बाहर में 250 रुपया ले रहा है और यहाँ पे 80 रुपया लग रहा है। 250 रुपया ले रहा है। 250 रुपया लग रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ से कम दाम में, क्योंकि जो बता रहे हैं कि 250 रुपये तक इस मास्क का जो N19 मास्क है वो N95 मास्क वो बाहर अगर आप लेते हैं तो 250 रुपये तक में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये वेंडिंग मशीन लगाया गया है यहाँ पर 80 रुपये में ये मास्क मिल रहा है। तो रेलवे की एक पहल है लोगों को कोरोना से बचाने के लिए, जो लगातार जागरूकता भी चलाई जा रही है कि किस तरह से आपको मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। तो उसको देखते हुए रेलवे ने एक सराहनीय पहल यहाँ पर की है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मजदूरों को घर भेजे जाने, रजिस्ट्रेशन और उनके रोजगार की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर गाइडलाइन जारी किया। कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों में सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाए और इसके लिए एक काउंसलिंग सेंटर बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कि ज्यादा संख्या में श्रमिक ट्रेनें चलाई जानी चाहिए और लॉकडाउन उल्लंघन के मामले वापस लिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन के जरिए सभी प्रवासी श्रमिकों की पहचान की जाएगी। साथ ही रोजगार देने के लिए राज्य योजना भी तैयार करें और अपनी स्कीम कोर्ट को दें, जिसमें इस बात का जिक्र हो कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए उनके पास क्या योजना है। इसके अलावा रोजगार की योजना तैयार हो और स्किल मैपिंग की जाए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार के मंत्रियों ने कहा कि इसके लिए पहले से ही तैयारी चल रही है और सभी मजदूरों की काउंसलिंग के साथ रोजगार मुहैया कराने पर काम हो रहा है। योजना बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डे टू डे उसको आप लोगों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जिस स्तर के मजदूर हैं, दैनिक कार्य करने वाले, कुशल, अकुशल, सेमी कुशल, सभी लोगों के उसके स्किल्ड सर्वे करके स्किल्ड सर्वे के हिसाब से हम उसको रोजगार देंगे। और वो रोजगार ही नहीं, रोजगार ही समाधान नहीं, हम स्वरोजगार की ओर से प्रशिक्षित करके भेजेंगे और जरूरत पड़ेगा तो उस तरह के लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से हम एक नया वातावरण इंडस्ट्रीज का बनाएंगे ताकि रोजगार का सृजन भी हो सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये चिंता बहुत ही उत्तम है, लेकिन उस चिंता से पहले से ही हम तैयारी कर रहे हैं। हमने जिला कामगार सलाह केंद्र बनाया है डीडीसी उप विकास आयुक्त के अध्यक्षता में, जो हर माह बैठक करेगा और वो कामगारों से काउंसलिंग करेगा। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने रोजगार सृजन केंद्र बनाया है, जिसमें उन लोगों के लिए हर जिला में 2 क्लस्टर हम लोग बनाने जा रहे हैं। मंत्री जी दावे कर रहे हैं, लेकिन बिहार आए मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, आय का दूसरा कोई साधन नहीं। ऐसे में वे कर्ज के जाल में फंसने लगे हैं। कोरोना काल में प्रवासी श्रमिक ने कई दर्द झेले। कोई सैकड़ों मील पैदल चला तो कोई हजारों किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर अपने घर लौटा। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी सुकून नहीं मिली तो एक नई परेशानी जो पैदल चलने से भी कहीं ज्यादा कठिन है।
कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में मजदूरों का दूसरे राज्यों में बसा बसाया घर और रोजगार छिन गया। ऐसे में परिवार वालों ने महाजन से सूद पर लेकर पैसा भेजा तो इनका पेट भरा और किसी तरह ये लोग वापस अपने घर तो लौट गए, लेकिन अब ये पैसे इनके जी का जंजाल बन गया है। लॉकडाउन लग गया, खाने पीने का पैसा नहीं था तो घर से कर्ज लेकर गए। वाइफ 10,000 रुपया कर्ज लेके भेजी तो 4,000 किराया लगा, आज 6,000 बैठ के खाए। हम लॉकडाउन में फंसे हुए थे फरीदाबाद में। यहाँ से बच्चे लोग जो हैं पैसा खोज कर भेजे हैं तो हम आए हैं। लड़की की शादी किए थे, उसमें परेशानी था, कर्जा था, सदा नहीं, वहाँ भी बैठ कर खाए, यहाँ भी ऐसे कर्जा लेकर जो है आए हैं 4,000। तो हम लोग वहाँ से अपना पैसा 6-7 हज़ार रुपये लगा के आए, 10% के ब्याज पे गया है यहाँ से। हाँ, घर से। अब हम लोग करीब 10,000 रुपये भेजा गया था यहाँ से। कोरोना संकट के बीच पश्चिम चंपारण जिले में अब तक 90,000 से ज्यादा श्रमिक घर पहुंच चुके हैं। ये प्रवासी श्रमिक अब काम की तलाश कर रहे हैं, जिससे समय पर ब्याज का भुगतान महाजन को कर सकें। नहीं तो 5% से लेकर 10% तक का ब्याज देने वाले महाजन की रकम इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मजदूर मूलधन भी नहीं लौटा सकेंगे। वहाँ हम कंपनी में काम करते थे और सैलरी नहीं मिलने की वजह से दिक्कत हो गया, तो मैं अपने लड़का के पास फ़ोन किया तो अपना यहाँ से भेजा किसी से लेके। वो आदमी आज मांग रहा है, अब यही दिक्कत है। अब क्या करेंगे, जो कैसे चुकाएंगे? अब काम नहीं मिल रहा है। हम तो देहरादून से आए हैं, 10,000 रुपये अपना घर से ब्याज को मंगवाए थे और उसी से किराया लगा कर आए हैं। और घर पे जाएंगे, लॉकडाउन हटेगा तो फिर आएंगे तो कर्जा से देंगे। राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं में काम देने का दावा तो कर रही है, लेकिन लाखों की संख्या में पहुंचे श्रमिकों को काम देना भी सरकार के लिए एक चुनौती है। ऐसे में प्रवासी श्रमिकों की जिंदगी मानो रात के अंधेरे में कहीं गुम हो गई है। पर ये श्रमिक उम्मीद का दामन थाम सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संकट में रात का अंधेरा छटने और सुबह होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। ये सिर्फ एक जिले की बात नहीं, हर जगह मजदूर परेशान हैं और वे वापस लौटने को मजबूर दिख रहे हैं। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के दौरान बिहार में मजदूरों की वापसी को लेकर भारी सियासी ड्रामा हुआ था। लोग हजार किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव पहुंचे थे। बाद में सरकार ने भी मजदूरों को बुलाने के लिए ट्रेन से लेकर बसें तक चलवाईं। लेकिन 1 जून को लॉकडाउन खुलने के बाद मजदूर अब फिर से पलायन करने लगे हैं। यहाँ काम कोई है नहीं, रोजगार है नहीं तो क्या करेंगे। वहाँ सरदार फोन करता है आने के लिए, धान लगाओ, यहाँ 2 पैसा ज़्यादा देंगे। कोरोना वायरस संकट सही में इस बात से हम लोग का भी डर है जी। इसमें तो कोई डर तो किसी का पास हिम्मत है ही नहीं है, लेकिन मजबूरी हालात ये है कि चलने का रास्ता नहीं है। 100-150 लोग जो हैं तो वापस हो रहे हैं प्रतिदिन प्रत्येक गाड़ी में। आंकड़ों के मुताबिक करीब 30 लाख मजदूर बिहार लौटे हैं। नीतीश सरकार ने सबों को ये भरोसा दिलाया था कि यदि वो बिहार में रहना चाहते हैं तो उन्हें काम जरूर मिलेगा। लेकिन किशनगंज, पूर्णिया और सहरसा सहित बिहार के लगभग सभी जिलों से मजदूर पलायन करने लगे हैं। कामगारों का कहना है कि उन्हें बिहार में रोजगार नहीं मिल रहे। जो सरकार कह रहे कि हमारे स्टेट लेवल बाय रोजगार देंगे, जिसकी वजह से हर आदमी अपनी जगह पर रह करके रोजगार हासिल कर सकता है, तो ये फॉल्स है मेरे समझ के दबाव से। रोजगार तो नहीं है यहाँ, रोजगार रहता तो काहे के लिए जाता हम लोग। सरकार लाख दावे कर ले कि बिहार लौटे सभी मजदूरों को काम दिलाने में सरकार सक्षम है, लेकिन हकीकत यही है कि बहुत से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। पापी पेट के लिए पलायन इन मजदूरों की मजबूरी है। हो सकता है मजदूरों के बाहर जाने पर बिहार में फिर सियासत तेज हो, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है। लेकिन इसका समाधान कैसे निकलेगा, इस पर सब मौन हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष, पूर्णिया से राजेंद्र पाठक और सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट।
तो मिशन 2020 पर जेडीयू का मंथन जारी है। लगातार तीसरे दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। 2 दिनों में 13 जिलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत हो चुकी है और तीसरे दिन 5 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि आज मुजफ्फरपुर, वैशाली के साथ सीवान, सारण और गोपालगंज के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हैं। जेडीयू ने 15 साल बनाम 15 साल के काम को लेकर चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार अपने आवास पे लगातार तीसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ चुनाव में जाने का निर्देश दे रहे हैं, साथ ही उनका उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कुछ प्रमुख बातें बताई है अपने कार्यकर्ताओं को, जिसको लेकर उन्हें जनता के बीच में जाना है। मुख्यमंत्री लगातार अपने कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं कि 15 साल बनाम 15 साल की बात जनता तक पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कार्यकर्ताओं को बोला है कि भय बनाम भरोसा, इस मुद्दे को भी लेकर जनता के बीच में जाए। तो आज तीसरे दिन वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज, सीवान जैसे जिलों के कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं और नीतीश कुमार लगातार निर्देश दे रहे हैं कि पूरी मजबूती से जिला में, जवार में और हर गली मोड़ पे जनता को ये बताना है कि उनकी सरकार ने 15 सालों में क्या कुछ किया और पिछले सरकार जो थी उन्होंने 15 सालों में क्या किया। यानी कि भय बनाम भरोसा और 15 साल बनाम 15 साल, ये 2 मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं और लगातार दे रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाने की तैयारी हो रही है। तो आज तीसरे दिन मुख्यमंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, साथ ही उन्हें निर्देश भी दिया जा रहा है। आज के बैठक में बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव के साथ आरसीपी सिंह और ललन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी बैठक में मौजूद हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री 84 दिनों से अपने आवास में हैं। इसके बाद जेडीयू कोटे के मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री के कामों को गिनाने के साथ साथ तेजस्वी के नहीं रहने पर भी सवाल पूछ दिया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और WHO के गाइडलाइन का पालन करते हैं। जो व्यक्ति खुद ही कहाँ था, इस प्रदेश की जनता को ये पता नहीं है कि हर बार क्राइसिस में और इस तरह से जो कोरोना महामारी हुई उसमें खुद नेता प्रतिपक्ष कहाँ थे, इसका तो पहले जवाब जनता को देना चाहिए कि इस प्रदेश में आप थे, कहाँ थे, दिल्ली थे, मुंबई थे, कलकत्ता थे, पहले उसका तो जवाब दीजिए। जनता चाहती है कि आप 2 महीने इस पूरे कोरोना के महामारी में नेता प्रतिपक्ष कहाँ थे। माननीय मुख्यमंत्री तो जो WHO का और जो भारत सरकार का गाइडलाइन था उसको फॉलो कर रहे थे और प्रदेश को सशक्त और मजबूत कराने, कैसे बिहार को बचाना है, उसके लिए हर दिन बैठक कर रहे थे अपने। मुख्यमंत्री जी 84 दिन से बिहार के एक एक चीज को सुबह से रात तक मॉनिटरिंग करते हैं। इंजीनियर है ना, तो टेक्नोलॉजी भी जानते हैं यूज करना, पढ़ना लिखना पड़ता है उसके लिए भी ना भाई। तो अकेले टेक्नोक्रेट है जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, NIT से पढ़े हुए हैं ना इंजीनियरिंग। कोरोना से बचाव और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की ओर से पटना जंक्शन पर रेल पुलिस को मॉक ड्रिल के जरिए ट्रेनिंग दी गई। इसके जरिए जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को बचाव के तरीके बताए गए, साथ ही इमरजेंसी जैसे हालात से निपटने को लेकर जागरूक भी किया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। कोरोना संकट के बीच जो रेल यात्री है, जो सफर कर रहे हैं, उनको किस तरह से सतर्कता के तहत उनको सफर कराया जाए और अगर कोई प्रॉब्लम आता है सफर के दौरान यात्रियों को, उसको किस तरह से उनको बचाया जाए, वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही है, जो कि यहाँ पर जो रेलवे सुरक्षा बल के जो जवान है सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और आप देखिए तस्वीर में कि जो सुरक्षा बल के जो जवान है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से, ताकि जब जो लोग इस कोरोना के दौर में जो सफ़र कर रहे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आती है, किसी तरह की परेशानी होती है, तो कैसे उनको बचाया जा सके। और यहाँ पर जो एक डमी जो यहाँ पर कह सकते हैं कि किया गया है, यहाँ पर उसको बताया गया है कि अगर हार्ट अटैक आता है या सांस की प्रॉब्लम अगर यात्री को होती है तो किस तरह से उसे बचाना है। तो ये एक अहम जो कह सकते हैं पहल यहाँ पर देखा जा रहा है। हम एक बार बात करते हैं
एडीजी रेल हैं यहाँ पर, हम उनसे एक बार पूछते हैं। पंकज दरार जी हैं एक बार। सर ये जो चल रहा है कार्यक्रम क्या है सर, क्या बताएंगे? देखिए, ये एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पर बिहटा में। तो एनडीआरएफ को एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है कि भाई कोविड महामारी फैला हुआ है और इस महामारी के दौरान उनको कैसे कामकाज करना है, अपने आप को बचाते हुए अपने सरकारी और अन्य काम को कैसे अंजाम देना है, उसी को वो हम लोग पुलिसकर्मियों के बीच शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। ट्रेनिंग है वो यहाँ पर पुलिसकर्मियों को दी जा रही है। और ये तस्वीर भी एक बार आप फिर से देखिए, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर किस तरह से जो ट्रेनिंग है वो एनडीआरएफ की तरफ से उन्हें दिया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से अगर आपात स्थिति आती है तो कैसे लोगों का जो जान है वो बचाया जा सके। चाहे वो हार्ट का कोई प्रॉब्लम आता है, अगर सांस रुकता है तो कैसे उसे बचाया जाए। तो ये पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर रेलवे पुलिस फोर्स जो है उसको यहाँ पर दी जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।